न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी द्वारा दायर एक आवेदन को वापस लेने के चलते खारिज कर दिया, जिसमें कथित रूप से गैर आस्था वाले लोगों के खिलाफ हिंसा का प्रचार करने वाली पवित्र कुरान की कुछ आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका दायर करने के लिए लगाए गए 50,000 रुपए के जुर्माने को माफ करने की मांग की गई थी। पीठ को वकील ने बताया कि रिजवी ने मामले से मुक्त कर दिया है। वकील ने पीठ को यह भी बताया कि रिजवी ने फैसले के खिलाफ एक अलग पुनर्विचार याचिका भी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव की उस याचिका को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें कथित तौर पर एलोपैथी कोविड का इलाज नहीं कर सकती है टिप्पणी पर उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज की गई कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कोविड के लिए एलोपैथी इलाज पर बाबा रामदेव के बयानों के वीडियो और टेप को देखने के लिए मामले को स्थगित करने का फैसला किया, जो उन्हें कल रात 11 बजे प्राप्त हुआ था। वो जब उनका बात भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जब टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने शुक्रवार को श्री श्री मां कामाख्या मंदिर प्रबंधन मामले में अवमानना याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई 2015 को मंदिर का प्रशासन बोडेवरी समाज को फिर से देने के 2011 के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें पुजारी के 5 मुख्य परिवार शामिल थे, जिन्होंने 1998 तक मंदिर का संचालन किया था। कामाख्या देवी बोर्ड का गठन किया गया और मंदिर पर नियंत्रण कर लिया गया। इसके बाद बोडेवरी समाज के कहने पर अवमानना का मामला न्यायालय के 7 जुलाई 2015 के फैसले का पालन न करने के कारण उत्पन्न हुआ। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, मैं इस मामले से खुद को अलग कर रहा हूँ। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मेरे पिता इस मामले की पिछली कार्यवाही में पेश हुए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन एक अवसर पर 21 नवंबर 2011 को अपीलकर्ता रिजू प्रसाद के लिए मुख्य कार्यवाही में पेश हुए थे। इसका वर्तमान कार्यवाही से कोई लेना देना नहीं है। शुक्रवार को असम राज्य के लिए एसजी तुषार मेहता ने शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के तहत पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की प्रथा पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसे शीर्ष अदालत ने श्रेया सिंघल मामले में 2015 के फैसले में रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति RF नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCAL द्वारा दायर उस आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें धारा 66A के रद्द किए गए प्रावधान के तहत प्राथमिकी के खिलाफ विभिन्न दिशा निर्देश मांगे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक IAS अधिकारी द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज करते हुए दोहराया कि CRPC की धारा 482 के तहत दर्ज याचिका खारिज होने के बाद दूसरी याचिका दायर करने पर रोक नहीं लगाता है, अगर तथ्यों को उचित है। IAS अधिकारी विनोद कुमार ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर करके अपने खिलाफ लगभग 28 मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसे अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है।
याचिकाकर्ता यदि ऐसा सलाह दी जाती है तो व्यक्तिगत आपराधिक मामलों या शिकायतों का रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत हमेशा उपयुक्त आवेदन दायर कर सकता है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।